नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। तो आज उत्तराखंड परिक्रमा का 12वां एपिसोड लेकर हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर पूरी दुनिया 2023 को मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है। तो इतना शोर शराबा है मोटे अनाज का, तो आज जरा एक नया नजरिया जानते हैं कि क्या कोई पतला अनाज भी होता है मोटे अनाज के बरक्स, या ये कोई एक जीवन शैली का या पैटर्न का मसला है। इसको विस्तार से जानते हैं। आपको पता है भुवन पाठक जी हमेशा एक बिल्कुल अलग नजरिया लेकर आप सबके सामने हाजिर होते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के सुझाव आ रहे हैं कि एपिसोड्स बहुत लंबे हो जा रहे हैं, उसको तोड़ तोड़ के आप 2 भागों में कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हम संक्षिप्त में बात करें और अगर बच रहा है कुछ तो उसको अगले भाग में हम बात कर पाएंगे। भुवन पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनीता जी। रेडियो के हमारे तमाम दर्शकों श्रोताओं को और आपको मेरा बहुत प्रणाम, और यू को भी हमारा सलाम कि आप इतनी सुंदर गतिविधि यहाँ से चला रहे हैं। आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई है, क्योंकि अब हम गणतंत्र दिवस के बहुत ही नजदीक हैं और इस मौके पर ये बहुत ही अच्छा आपने विषय उठाया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको एक मान्यता प्रदान की है मोटे अनाजों को। और ये एक तरीके से केवल मोटे अनाजों की मान्यता नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हाशिए पर रहने वाले समाजों को मान्यता देने की बात है। क्योंकि ये दुनिया के जितने हाशिए पर रहने वाले समाज हैं, वो यूरोप में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं, लैटिन अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका, एशिया, जहाँ भी जो हाशिए के समाज हैं, और जो मैं कहता हूँ कि जो वनवासी और आदिवासी समाज है, उन समाजों की को मान्यता देने का मैं इसको प्रतीक मानता हूँ। ये आइडिया कहीं से भी आया हो, मोटा अनाज, पतला अनाज या मोटे अनाज का वर्ष है, लेकिन ये एक तरीके से ये उस जीवन शैली को मान्यता दे रहा है जिस जीवन शैली पर हमने पिछले 2 शताब्दियों में बहुत जोरदार हमला किया है। हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, मानव जाति ने जो सबको सुखी रखने का, सबको संपन्न बनाने का, सबको सुविधा युक्त बनाने का जो दायित्व स्वीकार किया है, उसके चलते जब हमने तमाम दुनिया भर के उन वनवासी समाजों को, आदिवासी समाजों को, परंपरागत समाजों को और मुख्य धारा से थोड़ा दूर रहने वाले समाजों को जो नुकसान पहुंचाया है, मुझे लगता है कि हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, हम उसको संबोधित कर रहे हैं मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। क्योंकि मुझे तो नहीं तो अनाजों में मुझे इस तरह की कोई कैटेगरी नजर नहीं आती है, क्योंकि सारे अनाज मोटे होते हैं, पीसो तो पतले हो जाते हैं या बारीक हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि तो ये बड़ी बात आपने कही है कि कोई अनाज पतला नहीं होता है। हाँ, तो क्या है फिर ये मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये एक तरीके से हमारी स्वीकारोक्ति है और एक तरीके से हमारी वैचारिक स्वीकार्यता हमने स्वीकार कर लिया है कि हमने जो तरीका आधुनिक विज्ञान और तकनीक और आधुनिक विकास के रहते जिसे हमने स्वीकार किया था, उसमें कुछ खोट है, उसमें कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत दुनिया में हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तो इसलिए हमने ये अलग अलग तरीके से वर्ष मनाने शुरू किए हैं। हमने कभी कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम पुरुषवादी समाज के वर्चस्व को देख रहे थे। तो उसके बनिस्बत हमें लगा कि ये हाशिए का समाज है जिसको हमको बराबरी का दर्जा पूरी दुनिया में मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो मोटा अनाज है, ये मोटा अनाज जो शब्द है, ये मैं कह रहा हूं कि ये हाशिए के रहने वाले समाजों को और उनकी ज्ञान परंपराओं को संबोधित करता है। अनाज तो अनाज है, गेहूं है, रागी है, मडुआ है, झुंगोरा है, चावल है। तो ये किसकी वजह से हमको ये सोचना पड़ा कि ये अनाज बारीक हैं और ये अनाज मोटे हैं? असल में मुझे लगता है कि ये हमारी जो खान पान की शैली बदली है, खान पान की शैली में जो बदलाव आया, और खासकर जो हमारे उत्पादन के तरीकों में बदलाव आया है। अगर हम देखें तो पिछले 200 साल में, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि ये आधुनिक दुनिया को गेहूं ने बनाया है। गेहूं और चावल इस आधुनिक दुनिया के 2 बहुत मजबूत पिलर्स हैं, और गेहूं जो है पूरी जो फूड इंडस्ट्री है उसका मेजर पिलर गेहूं, चावल भी उतना नहीं है। हमारा जो पूरा इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री है
वो बेकरी से लेकर के तमाम इंडस्ट्री में आप जो असल में कमर्शियलाइज हुआ है वो गेहूं की वजह, और उसके कमर्शियलाइजेशन की वजह से, उसके व्यापारीकरण की वजह से, या उसके औद्योगिकरण, गेहूं के औद्योगिक उत्पादों की वजह से, जहां एक तरफ दुनिया के बहुत सारे समाज, बहुत सारे लोगों का परंपरागत ज्ञान, परंपरागत कौशल, उनके परंपरागत अनाज उनके हाथ से चले गए, वहीं दूसरी तरफ गेहूं जो है वो पूरी मानव जाति के लिए तमाम तरह के तकलीफें भी लेके आए, शारीरिक तकलीफ। आज सवाल उठने लगा, अब लोग ग्लूटोन का सवाल उठाते हैं, लोग ग्लूटोन फ्री का सवाल, मुझे नहीं पता, वो सब जो चिकित्सा विज्ञान के लोग होते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो जैसे डायबिटीज की बड़ी समस्या है लोगों को, आज आधी दुनिया के सामने डायबिटीज एक बहुत बड़ा खतरा है, मोटापा एक बहुत बड़ा खतरा है, और तमाम तरह के जो सवाल हैं, अब लोग उनका समाधान, पहले ये सोचा गया कि हम चिकित्सा विज्ञान से उसको हल कर देंगे। जब समझ में आ गया 40 साल 50 साल में कि चिकित्सा विज्ञान से हल नहीं हो रहा है, तो लोगों ने कहा अच्छा चलो अब जरा और खोजते हैं। तो हमारे जो लोग लगातार मोटे अनाजों की पैरवी कर रहे थे, बेहतर खान पान की पैरवी कर रहे थे, उनकी बात को सुना जाने लगा, उनकी बात को मान्यता दी जाने लगी। इसलिए ये यूएन ने, भारत सरकार कह रही कि हमारी पहल पे हुआ है, लेकिन उनकी भी पहल पे हुआ होगा। लेकिन दुनिया भर में मोटे अनाजों की बात चल रही है, दुनिया भर के तमाम, पूरी अफ्रीका में, और अभी भी दुनिया के मेरे हिसाब से मोटा मेरा यह आकलन है कि 30% आबादी आज भी मोटा अनाज खाती है, या अनाज को मोटे रूप में खाती है। मतलब मोटा तो अनाज तो खाती है, उसको मोटे स्वरूप में खाती है, क्योंकि उसमें उसकी घिसाई में, पिटाई में, उसको रिफाइन करने में जो एनर्जी वेस्ट होती है, जो कार्बन इमिशन होता है, वो उसका हिस्सा नहीं है। वो क्या है, वो अपने घराट पे अपने गेहूं पीस लेता है जो जीरो कार्बन है, वो अपने घर की चाक पर अपना गेहूं पीस लेता है, मोटा और दरदरा, जो कार्बन फ्री है, जो जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी से पीस है। वो अपनी दाल को तोड़ने के लिए या तो चाक में, चंथर में, चाक में या सिल में पीस लेता है। और वो और अगर आप परंपरागत समाजों का खान पान देखेंगे तो उनके खान पान की विधियां उतनी बारीक नहीं है, उतनी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उनके प्रिपरेशंस उतने सुपर फाइन नहीं है। जैसे जैसे आप बहुत ही सुपर फाइन प्रिपरेशंस में जाएंगे आधुनिक हिसाब से, तो आपके खाने के पीछे आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जाता है। एक मसला ही है। तो जब हम मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, तो मोटे अनाजों का मैं सीधा जुड़ाव देखता हूं दुनिया में बढ़ते तापमान के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ, कि भाई आज आपके पानी की जरूरत खेती में क्यों बढ़ गई है। ये सिंचाई तो बहुत नया फेनोमेना है, जो सिंचाई की बात हो रही है कि भाई आज आपको सबसे ज्यादा पानी चाहिए मीट उगाने के लिए, मीट के बाद व्हीट उगाने के लिए, व्हीट के बाद राइस के लिए। मतलब 3 बहुत मेजर क्रॉप्स है ना। मीट का मतलब मांस, जो पूरी दुनिया में जो मीट पैदा किया जा रहा है, वो चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, सबसे ज्यादा पानी का कंजम्पशन मीट प्रोडक्शन है। अच्छा, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हैं, हाँ, पोल्ट्रीज हैं, ये आपका पिगरीज हैं, आपके डेयरीज हैं, यहाँ जहां मांस का उत्पादन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पानी की खपत मांस उत्पादन के। दूसरा राइस के लिए, और तीसरा व्हीट के लिए, गेहूं के लिए। फिर उसके बाद शुगर केन का नंबर आ जाता है, गन्ने का नंबर। तो ये आप अगर फसलों का वर्गीकरण करेंगे तो 4-5 ऐसी फसलें हैं जिनको हमने पिछले 100 साल में, 150 साल में उगाना, 200 साल में सीखा। उनकी वजह से पानी का कंजम्पशन बहुत, हमारा खेती में पानी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उसकी वजह से हमारा पानी का पूरा संतुलन बिगड़ा है। नदियों का पानी खेतों में तमाम जगहों से, और खेतों का रासायनिक खाद वापस नदियों में, ये तो एक अलग मामला। दूसरी तरफ जिनको हम मोटे अनाजों की श्रेणी में कह रहे हैं, पहले तो मुझे लगता है कि वो लिस्ट किसी ने अगर पब्लिश की है तो पता करना चाहिए भाई क्या मोटा अनाज होता है। मडुआ तो गेहूं से भी बारीक होता है, मडुआ कैसे मोटा हो गया? साइज में तो गेहूं मडुए से भी बड़ा है। तो आप ज्वार का साइज गेहूं से भी छोटा है, बाजरे का साइज भी गेहूं से छोटा है। तो आप मोटे और पतला जो अनाज है उसकी एक माइंडसेट है, उसका एक वो है रिफाइन की हुई जो चीजें हैं। हाँ, सो कॉल्ड आधुनिक के चक्कर में हम अपने मोटे अनाज को मतलब देख रहे हैं, और फाइन की हुई चीजों को ज्यादा बेटर पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम मोटा अनाज कह रहे हैं, जब जिसको सो कॉल्ड हम मोटा अनाज कह रहे हैं, वो हर जगह का स्थानीय उत्पाद है एक हिसाब से। या हमको उसकी एक सूची बनानी चाहिए कि जिनमें पोषण ज्यादा है, जिनका न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। या हमको ये कहना चाहिए कि मोटे अनाज वो हैं जो कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं।
या मोटे अनाज वो हैं जिनमें आपको रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का छिड़काव कम करना पड़ता है, या मोटे अनाज वो हैं जिनको आप बहुत ऐसे मतलब एक बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ पका सकते हैं। तो पहले तो मोटे अनाज की कुछ परिभाषा तय हो। और जब हम मोटे अनाज कहते हैं, चूंकि मैं और आप यहाँ जो हमारे पूरे उत्तराखंड का जो बौद्धिक तबका है, विश्वविद्यालय में काम करने वाले पत्रकार, स्वतंत्र बौद्धिक सामाजिक सेवक और आपके खेती पानी में काम करने वाले लोग, हमारा जो एक तरीके से माइंडसेट है, हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही ऑब्सेस है अपने चीजों को लेकर के। सब हर समाजों का होता है। हाल के दिनों में ये ज्यादा हो गया कि भाई हम पहाड़ी, हम उत्तराखंडी, हम हिमाचली, हम जम्मू कश्मीरियत, हमारा पंजाब, हमारा महाराष्ट्र, हमारा ये बहुत बड़ा है हाल के दिन। नहीं तो आप देखेंगे तो मडुआ केवल उत्तराखंड में नहीं होता है। मडुआ हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों पर होता है और दुनिया के बहुत सारे जगहों पर। झंगोरा मिलेट्स जो हैं वो दुनिया के भी बहुत सारे जगहों पर होते हैं, तमाम जगह। और आज से 100, 125, 150 साल पहले, जब तक गेहूं और धान आधुनिक खेती के इतने बड़े तरीकों से नहीं उगाया जाता था और पूरा खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ था, जब तक खेती उद्योग में नहीं बदली थी, तब तक लोग यही उगाते होंगे। और हमारे 30 साल के बचपन में भी हमने देखा कि यही उगाते थे। तो ये असल में औद्योगिकरण की जो समस्या हुई, खेती को उद्योग में तब्दील करने के बाद जो असंतुलन हुआ, उस असंतुलन से हम निपटना चाहते हैं सामूहिक तौर से। तो हमको ये स्वीकार करने में तो संकोच हो रहा है कि ये औद्योगिक उत्पादन की वजह से हुआ है। हम कह रहे हैं ये तो पतले अनाजों की वजह से हुआ है। तो वो एक तरीके से समस्या को गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हमारे जो हाशिए के लोग हैं, हमारे जो सीमांत कृषक हैं, हमारे जो पर्वतीय, आदिवासी, पहाड़ी, आंचलिक जो समाज हैं, जो अभी भी अपने छोटी जोतों के साथ अपने छोटे उनको बचा के रखे हैं, अपने जो विविध अनाजों की जो विविधता है उसको बचा करके रखे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर हो गया। और अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है कि अनाज में जितना पोषण चाहिए उससे ज्यादा विविधता चाहिए। और हिंदुस्तान जैसे देश में तो क्या विविधता है, पहाड़ जैसे समाज में तो क्या विविधता है। राजमा ढूंढने जाएंगे तो 50 किस्म की, 250 किस्म के तो धान हमारे यहाँ लिस्टेड है। 250 किस्म के धान उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन ने लिस्ट किए हैं, पहचाने हैं। और 50 तरह के गेहूं होंगे, 100-250 तरह की सब्जियां होंगी, कंद से लेकर के, बेल वाली सब्जी से लेकर के, पत्ते वाली सब्जी से दुनिया भर में आप मतलब आप ढूंढेंगे तो आपको हर जगह कुछ। कैरू, अब कैरू आजकल, कैरू एक वो होता है, कैरू को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आजकल उसका बहुत फैशन हुआ है ना। एक घास होती है, एक पौधा है जो सब्जी बनाने के काम आता है। और हमारे बचपन में हम उसको, हमारे घर वाले हमसे बच्चों को भेजते थे तोड़ के ले आओ। फरवरी मार्च में वो होता है, कैरू बोलते हैं उसको। इतनी लंबी सी डंडी होती है ऊपर से और ऐसे कोनदार, उसमें बहुत सॉफ्ट कलियां होती हैं। और अब आज हमको ये पता चला वो तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। भांग, जिसे हम बचपन से इस्तेमाल करते रहे, हर समाज करता रहा पहाड़ का। भांग मतलब भांग दाना, भांग दाने का नमक, भांग दाने का चटनी, और नमक और चटनी से ज्यादा भांग दाने का रस, जिसे अब हेम्प मिल्क कह रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हेम्प मिल्क का डंका है, पूरी दुनिया में हेम्प प्रोटीन का डंका है। पूरी दुनिया में अब जो बहुत ही न्यूट्रिशियस अलर्ट लोग हैं वो हेम्प टोफो बना रहे हैं। आपको पता है ना, दुनिया में सबसे महंगा टोफो जो है वो हेम्प टोफो है। वो जो भांग का हम पीसबे हम आम बड़बाजी को सील में पिसाओ, वो निचोड़ो छाणो, जो वो सफेद पानी होती है जो गडेरी में भी पड़ता था, खिचड़ी में भी पड़ता है, आलू मूली के थिचुए में भी पड़ता है। बूढ़े लोगों को उसको उबाल करके भंगझोली के नाम से भी पिलाते हैं। भंगझोली बहुत फेमस था, हमारे बचपन में खूब भंगझोली बनती थी और जाड़ों के सीजन पर। और आजकल मैं अब तो हम भी उसको प्रैक्टिस करते हैं कि हर रोज कम से कम एक कटोरा भांग का सूप। अब ये भांग जो है एक दुनिया में बहुत चमत्कारिक और सुपर फूड हो गया है और ये हमेशा से हमारी खाद्य परंपरा का हिस्सा रहा। नारकोटिक्स के बैन के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने आकर के हेम्प को नारकोटिक्स एक्ट बना करके बैन कर दिया। उसके बावजूद भी आंचलिक समाजों ने, पहाड़ी समाजों ने उसको यूज किया। तो वो हमारे लिए मोटा अनाज है। अब भंगजीरा का अंग्रेजी में कोई नाम है आजकल, पता नहीं क्या है, बट भंगजीरा हमारे यहाँ के लोगों का एक तरीके से फूड हैबिट का हिस्सा था। चटनी बनती थी,
आपने सुना होगा, लेकिन उसका एक बहुत ही मजेदार यूज होता था और वो महिलाओं के काम आता था। भंगजीरा वो खास जगह खाना। हाँ, अब वो हमारे भी आमा बड़बाजू सोचते होंगे भंगजीर छू उसके आजा तो बोड़िया को दे दो, मतलब महिलाओं को दे दो, बट उनको पता नहीं था कि ये कितना सुपर फूड है। तो महिलाओं को बहुत पौष्टिकता से उससे एनर्जी मिलती थी। तो भंगजीरा हमारा इतना पौष्टिक था। हमारा अलसी, औश, मतलब कहीं औसी बोलते हैं, कहीं अलसी बोलते हैं। आजकल फ्लैक्स सीड के नाम पर पूरी दुनिया में उसने कोहराम मचाया है। हम बचपन से अलसी का वो खा रहे, क्या कहते हैं उसको, चटनी, अलसी की चटनी बचपन से खाते हैं। अच्छा, अलसी पहाड़ों में होता है? मुझे ध्यान नहीं है। क्या बात। अच्छा। सबसे बेहतरीन अलसी होती है। अच्छा, जिसका गर्म इलाकों में होती है या ठंडी? हाँ, थोड़ा गर्म इलाकों में होती है और कम सिंचाई में होने वाली फसल है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जितना कम पानी में होगा उतना ओमेगा 3 जो सबसे ज्यादा जिसकी बात हो रही है वो उसके अंदर होता है। हाँ, ये है। और हमारे यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे यहाँ तो सतनाजा और बरनाजा था। आपसे 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब तक सिंचाई की नहरें नहीं बनी थी, 50 साल पहले तक। और अभी भी बहुत सारी जगह है सतनाजा, बारनाजा, 3 नाजा, 2 नाजा, कि एक नाज को अकेले बोना ही नहीं है, उसमें सब बो देना है। अगर आप ये बरसात अपना रबी या खरीफ का कोई फसल होती है जिसमें जैसे धान के साथ आपको धान भी मिलेगा, मडुआ भी मिलेगा, झुंगरा भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, उसके साथ अलसी, झुंगरे के पेड़ में लिपटी हुई गहत की दाल। हाँ, गहत की दाल मिल जाएगी, लिपटी हुई। आपको उसके अंदर ककड़ी की बेल मिल जाएगी और उसके अंदर आपको मांस लगुल मिल जाए। फिर तुमको 5-7 तरह की छेमी मिल जाएगी एक ही खेत में। तो जब आप उसको छूटेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब बहुत तरह के अनाज मिल जाएंगे, उतने तरह के पोषण मिल जाएंगे, उतने तरह के। अब ये जो मैं आपसे, चूरा भी होता था, वो भी क्या? चूरा तो पेड़ का फल। हाँ, पेड़ का फल, मतलब वो तेल का ऑप्शन था। वनस्पति तेल का अगर हम बात करें, वनस्पति तेल का है, वो बहुत रेयर जगहों पर, बहुत गर्म घाटियों में होता था। कभी जब तेल कम हुआ होगा उस समय वो रहा होगा और कुछ खास तरह के पकवानों में शायद चूरा काम आता है। लेकिन चूरे का फल बहुत मीठा होता है, उसकी गूदा जो होता है वो बहुत मीठा होता है, गुठली से उसका तेल निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ तेल के विकल्प के तौर पर सरसों था, राड़ा था, जड़िया था, ये तमाम 5-7 तरह के तो जड़िए हैं हमारे यहाँ। 2-4 तरह के राड़े होते हैं, तेल निकलता है। हाँ, पीली सरसों हो गई, काली लाई हो गई, ये तमाम राई हो गई, दैन हो गया, राड़ा हो गया। मुझे याद है कि ना, महीने 2 महीने 3 महीने में एक टोली जाती थी। हाँ, तेल पिवाने, कस्बे में तेल पिवाने। वो बिल्कुल गेलन लेके सर में राड़े का कट्टा। अब वो राड़ा जो है वो अलग से किसी खेत में वैसे नहीं बोया जाता था, जैसे तराई में बड़ी बड़ी जोतों में सरसों बोई जाती है। वो गेहूं के साथ ही बो दिया जाता था और गेहूं से पहले राड़ा निकाला जाता था। फर्स्ट क्लास राड़ा सरसों बीच में होती थी। अब सरसों के फूल पे मधुमक्खी आती थी या तितली आती थी, वो दूसरे पे गई, उसने गेहूं का भी पॉलिनेशन किया। वो जो मिक्स हमारे यहाँ मिक्स वो था, उसका बहुत मतलब अब आज उसको वैज्ञानिक तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी लोक ज्ञान का हिस्सा था, हमारी लोक संहिता का हिस्सा था। हमारे लोगों ने समझा था। उसने कहा यार अगर बहुत ही साला सूखा पड़ जाएगा, चलो क्या ये धान खत्म ले जालो, झुंगर तबला बचल, झुंगर मर जालो, मडू तबला रोल, मडू झुंगर दुइया खत्म हो जाला, कम से कम हाँ ये तो रोल। और हमारे घरों में प्राचीन नहीं है, अभी 50-100 साल पहले, 40 साल पहले, और आज भी बहुत सारे इलाकों में अगर आप पहाड़ में देखेंगे तो उनके जो कृषि के औजार हैं, कृषि के जो यंत्र हैं, कृषि और फसल, वो जो उत्पाद है, वो घर में आने के बाद जो रखने के जो बर्तनों की जो विविधता है, उनके नामों की जो विविधता है, जब आप उसमें जाएंगे तो तब आपको असली हमारा जो भंडार है मोटे अनाज का, तब उसका पता चलेगा। वो केवल अनाज के रूप में मोस्ट पॉपुलर बघार ही हो गया। बघार तो उसके अलावा बड़ी बड़ी डलियां होती थी जो गोबर से लीपी जाती थी। कोरंग, हाँ, कोरंग होते थे, टुपर होते थे। अभी एक टुपर होता था, कोरंग होता है, और ये कुथौ होता था, और आपका भकार होता था। उसमें और बहुत सारी और चीजें भी होती थी ना, बीजों के लिए तुमड़े होते थे। वो घर का हर बेहतर लौकी जो बीज के लिए रखी जाती थी, वो 20 साल अभी भी मेरे घर में मेरे बड़बाजू के समय के होंगे कि गोबर में लीप लाप करके टुपरा और इनमें सब में अनाज रखा जाता था और तमाम वो। अभी अब जब आप उस शब्दावली में जाएंगे ना तो आपको तब पता चलेगा। हमारे यहाँ जमीनों के ही कितने प्रकार हैं। जमीनों के भी नाम का तो टीट छू, तो गैर छू, तो शैरागढ़ छू, तो शिमार छू,
तैल छू, ताशेब छू, तो वो अगर आप देखेंगे तो 5-7 तरह की जमीनें हैं और हर जमीन में अलग अलग चीज होती है। जो यहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता, जो यहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता है। इसीलिए तो हमारे लोगों ने जो अब ये हमारे लोगों को अकल नहीं थी कि हम चकबंदी कर लेते, बिल्कुल थी, वो चाहते तो चकबंदी कर लेते, लेकिन उनको समझ में आया यार चकबंदी में अच्छी जमीन तो टीट की जमीन तो इतनी ही है, सेरे की जमीन तो इतनी है, बाकी कहीं उपरों है, कहीं सिमार है, कहीं असेप है, कहीं तैल है, कहीं गैर है, लेकिन सबके हिस्से में हर तरह की हाँ, उन्होंने कहा कि सबके हिस्से में सब तरह की थोड़ी थोड़ी जमीन मिलनी चाहिए। इसलिए चकबंदी करेंगे तो हो सकता है कि सारा अच्छी जमीन एक ही के पास चली जाए, सारी बुरी जमीन एक के पास चली जाए। तो वो जो जमीनों की विविधता है, ज्ञान की विविधता है, कृषि औजारों की विविधता है, आपके पास हर मौसम में इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग औजार थे। उन और गेहूं बोने के लिए भी अलग औजार, धान बोने के लिए अलग औजार, धान अलग तरीके से, गेहूं अलग तरीके से, दाल अलग तरीके से, झुंगोरा अलग तरीके से, मडुआ अलग तरीके से, सबके बोने किसी में ज्यादा मेहनत, किसी में कम मेहनत। हाँ, मेहनत, किसी में मिट्टी को खूब आपको उर्वरा हाँ, किसी में रूखी सूखी भी चल जाएगी। अब जैसे गहत की दाल है, सब लोग बोलते हैं बहुत ताकतवर दाल है, और हमको लगता है कि केवल उत्तराखंड में दाल होती गहत, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप विकिपीडिया में या गूगल में सर्च करेंगे तो हमारे यहाँ, हमारा तो नंबर ही नहीं आता गहत पैदा करने में। अच्छा। सारी गहत तो कोंकण, ये यहाँ पैदा होती है बुंदेलखंड से नीचे को, मतलब आप बुंदेलखंड भी नहीं, ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये बड़ी है, कुलत की एरिया है, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, ये वाली एक पूरी बेल्ट है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गहत पैदा करती है। तो हमारे यहाँ जो गहत होती है, अब मैंने तो टिहरी के तमाम ऐसे इलाके देखे हैं जहाँ जंगल में गहत बोई जाती है, खेत बनाए ही नहीं जाते हैं, इतनी इजीली हो जाती है। हाँ, वो उसी तरह की जमीन में होती है, उसको उसी तरह की पथरीली जमीन और कम पानी टिकने वाली जमीन जिसमें पानी रुके नहीं, वो जमीन चाहिए, एकदम ढालदार जमीन चाहिए कि पानी बरसा बह गया, पानी बरसा बह गया। गहत के पौधे को खूब गर्मी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि काफी बातें कर चुके हैं आप, एक बिल्कुल नया नजरिया आपने दिया है देखने का चीजों को, कि रिफाइंड वे में, जहां हम जिंदगी को रिफाइंड वे में सो कॉल्ड जीने लगे, वहीं से जो है मोटे अनाज और पतले अनाज की कैटेगरी भी सामने आई और बाकी सेहत के दुष्परिणाम भी वहीं से देखने शुरू हुए। तो अब इस औद्योगिक विकास को रोका तो नहीं जा सकता, पर इसी तरह की जागरूकताओं के जरिए हम दोबारा से पुनः अपने उन समाजों में लौट सकते हैं। तो अभी सरकार ने भी काफी सारा मडुआ किसानों से खरीदा है, आंगनवाड़ियों में बंटवारा किया है उसका, काफी कुछ सरकारें भी कर रही हैं, खुद सोच रही हैं सरकारें भी। अब तो अभी क्या जरूरत आपको महसूस होती है पहाड़ों में? एक तो जंगली सुअर ने पूरा चीजों को खत्म कर दिया है, तो कैसे इसको दोबारा स्टैब्लिश करें हम इस मोटे अनाज को? देखिए, और पूरी खान पान की परंपराओं को कैसे जीवित करें? मुझे लगता है कि ये तो खैर जो सुअर वाला प्रश्न आपने उठाया, मैं अभी 2 दिन पहले स्वाल नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए क्वारब तक आया हूँ। अच्छा। बमन स्वाल से, जो पेट साल के बाद का, हाँ, बमल जो स्वाल नदी आती है उसके किनारे किनारे कई और साथी भी थे, मैं भी उस यात्रा दल में था। वहां भी मैंने जब लोगों से पूछा कि ये क्या है, खेत क्यों बंजर, तो उन्होंने कहा कि सुअर है। मुझे एक तो सच में ये जानने की इच्छा है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जो बंजर हमारे यहाँ बढ़ रहा है वो वास्तव में क्या सुअर की वजह से है या हमारी खेती के अलाभकारी होने की वजह से है। ये एक बात मैं सोचना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे बाजार ने ये सुनिश्चित कर दिया कि आपको उत्तराखंड के हर हिस्से में, हर गांव में आपको अनाज उपलब्ध हो जाएगा। तो जब पंजाब सबसे ज्यादा गेहूं उगा रहा है, यूपी सबसे ज्यादा गेहूं उगा रहा है, उड़ीसा, बंगाल सबसे और बिहार सबसे ज्यादा चावल उगा रहे हैं, तो फिर पहाड़ की चोटी पर हम काहे चावल उगाएं? लोगों के मन में ये बात भी आया, कभी मेरे भी मन में आता है। तो मुझे क्या, हमको लगता है कि हम वो चीजें क्यों नहीं उगाएं जो दुनिया भर में बाकी जगह नहीं उगाई जा रही है, या जो हम सर्वश्रेष्ठ उगा सकते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ भंगजीरा पैदा कर सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ किस्म की राजमाएं पैदा कर सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ किस्म की अलसी यानी कि फ्लैक्सीड पैदा कर सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ किस्म का झंगोरा और मडुआ पैदा कर सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि क्या झंगोरे की और कितनी तरह की वैरायटी होती है। हम सबसे सुंदर ये जवाद को क्या, उसको क्या बोलते हैं आजकल सुबह ब्रेकफास्ट में जो लेते हैं, ओट्स, हम वो दुनिया में सबसे बेहतर किस्म के हम उनको पैदा कर सकते हैं क्या? हमारी जो जमीन की काबिलियत है, जो 90% बाय डिफॉल्ट अभी भी ऑर्गेनिक है, उसमें हम
ये जिनको मोटा अनाज कहते हैं, जो अभी आज से 50 साल पहले हमारे अनाज थे, अब मोटे अनाज हो गए हैं, वो अनाजों को हम इसी नाम से उगा सकते हैं क्या? मोटे अनाज के नाम से हैं तो हमारे ही, लेकिन आपने उनको मोटा करके कैटेगरी बना दिया। तो अब हमारा आदमी भी बोलता है यार मोटे अनाज उगाने हैं, क्या उगाओगे जी? उन्होंने कहा जी बताओ कोई नया नाम जिसको आप मोटे अनाज के, तो एवोकाडो तो पैदा नहीं करने वाले हो। उन्होंने कहा जी हाँ उगाना तो मडुआ ही है। तो बोले ये तो हम उगाते थे। उसने कहा हाँ अब ये मोटा हो गया, पहले पतला था। तो ये जो मोटे अनाज की जो बहस है, मुझे लगता है कि वो हमारे किसानों की आर्थिकी को केवल टोटल मोटे, ये अगर ये दृष्टि बन जाए सरकारों की, संस्थानों की, शोध संस्थानों की, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, यहाँ के एनजीओ, सिविल मूवमेंट अगर इस बात को फोकस कर दें कि भाई हाँ ये तो यूएन ने पहचान दिया, अब हमारे डीएनए में तो है ही भाई, झंगोरा है, हमारी स्मृति में है, हमारे पास झंगोरा उगाने के औजार मौजूद हैं, हमारे पास झंगोरा उगाने का खेत मौजूद है, हमारे पास झंगोरे का बीज उपलब्ध है। ये आप काशीपुर में किसी से बोलोगे झंगोरा, उनका पागल हो रहा, झंगोरा क्यों उगाऊंगा, मैं गन्ना उगाऊंगा, मेरे पास गन्ना है। उन्होंने कहा पंजाब में जाएंगे तो तेरा दिमाग खराब है, तो मैं झंगोरा क्यों पैदा करूं जब मेरा गेहूं लाखों रुपए का बिक रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भाई तू अपना गेहूं भी पैदा कर, तू गन्ना पैदा कर, हम तो झंगोरा पैदा करेंगे, हम तो मडुआ पैदा करेंगे, हम छेमी पैदा करेंगे, हम अलसी पैदा करेंगे, हम चीना पैदा करेंगे, हम फाफर पैदा करेंगे, हम धान की 20-50 किस्में पैदा करेंगे, हम कौड़ी पैदा करेंगे, हम 20-50 किस्म के धान पैदा करेंगे, हम मिलेट्स पैदा करेंगे, और उसको वो हमारी ताकत है। अगर हमारी सरकारें इसको गंभीरता पूर्वक करें तो वो रोजगार का बड़ा साधन बने और रोजगार का बड़ा अवसर बने और पोषण। और मुझे लगता है कि इसकी जो दूसरी कड़ी, क्योंकि ये बात अभी पूरी नहीं होती है, हम इसको दूसरी कड़ी में समझेंगे। हम अगली कड़ी में ये समझेंगे कि ये मोटे अनाज का पाक कला से क्या रिश्ता है, हमारी परंपरागत पाक कला से। हम ये समझेंगे कि इसका स्वास्थ्य से और पोषण से क्या रिश्ता है, और कैसे पोषण बदला, कैसे पाक कला बदली, कैसे हमारी खेती बदली। ये 3 चीजों में जो बदलाव आया है, और वो आज कहाँ पहुंचा है, आज की क्या रियलिटी है, हम पहाड़ में क्या खा रहे हैं, हम पहाड़ में हमारा स्नैक्स कैसे बदल गया, हमारा कलेवा कैसे बदल गया, हमारी सब्जी कैसे बदल गई, हमारे फल कैसे बदल गए, ये हमको समझना है। तो मुझे लगता है कि अगली कड़ी जब हम ये मोटे अनाज की बात करें तो हम अपने इन फलों की भी तलाश करेंगे, हम अपने मसालों की भी तलाश करेंगे, जो निश्चित तौर पर दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हैं, मतलब अलग हैं यानी कि उनसे दूर हैं, मतलब वो हमारा है और हमारे भूगोल से पैदा होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहें। एपिसोड 13 हमारा जो है इस शानदार बातचीत पर होने वाला है, और आज भी इतनी खूबसूरत बातचीत, इतना खूबसूरत नजरिया भुवन पाठक जी ने दिया है। अगर आप सबको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम जैसा बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप कहीं भी इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज भी है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। भुवन पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी, आपका, श्रोताओं का, आपके संस्थान उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, जो ये सब हमको सोचने का और बात करने का मौका देता है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।